एहसास साहब, जिस तरह से सियासी जमातें क्लेम कर रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45 फॉर्म को लेकर, क्या देखते हैं आप लीगली? क्या इससे फ़ायदा होगा? ये मामला हल होता हुआ आप दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आपने मुझे जो समझ आई ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। क्या कानून के अंदर फॉर्म 45 की हैसियत क्या है? ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है। उसकी बड़ी सैक्रोसैंक्ट हैसियत है, यानी कि उसको बड़ा एक मुदब्बर कानून के अंदर स्टेटस हासिल है। आप इसके बाद के रिज़ल्ट फॉर्म 45 के बाद जब हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आ जाता है, सुनने वालों के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से पिछले 2 हफ्ते से इस पे बात कर रहे हैं और अब अगले भी चंद हफ्ते इस पे मेरा ख्याल है चंद हफ्ते महीने बात होगी। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो कि इलेक्शन के अंदर किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी के अंदर भरा जाता है कि किस पार्टी के किस कैंडिडेट का कितने वोट्स थे इस पोलिंग स्टेशन से। फिर वो तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 उसके ऊपर तमाम लोग मोहर लगाते हैं, उनकी मोहर लगती है। सब लोग अपना अपना अंगूठा लगाते हैं कि जी हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस हलके के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, इस पोलिंग स्टेशन में जिसके वोटर्स हैं, हम सब एग्री करते हैं कि मुझे 1 वोट पड़ा, आपको 2 पड़े, अदील को 3 पड़े, हसन को 4 पड़े। और फिर उसके बाद हर पोलिंग स्टेशन के अंदर से जब ये 45 फॉर्म सबके सामने सबकी कंसेंसस के साथ बन जाता है, तो उसको ऐड कर लिया जाता है कि 3 पोलिंग स्टेशंस थे, इसका फॉर्म 45 ये है, इसका ये है, इसका ये है। इन तीनों को ऐड करते हैं, देखते हैं पूरे हलके के अंदर क्या रिजल्ट निकला, वो फॉर्म 47 होता है। तो फॉर्म 47 की जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास इस वक्त मौजूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं जब तक उसके पीछे फॉर्म 45 ना हो। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हमें 5 वोट पड़े, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में एक में 1 पड़ा, एक में 1 पड़ा, एक में 1 पड़ा, और कुल मिला के मुझे 5 मिले। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टोटल 5 वोट मिले और आप अगला पूछे किस पोलिंग स्टेशन में, तो नीचे का आपके पास कोई डेटा ना हो। ये तो हो गई कानूनी पोजीशन। अब क्या इसकी बेसिस के ऊपर फैसले होंगे या इसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बेहतरी आएगी इस पर्सपेक्टिव से कि फॉर्म 45 को ऐड करके कानून के मुताबिक एक फ़ैसला निकाल लिया जाएगा जिसके बाद सब लोग इसको तस्लीम कर लेंगे? तो मैं आपसे बसद एहतराम हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। जी। कानून के अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका हम पास नहीं रखते। कानून के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होगा। अब मैंने अदील वलायत साहब से सीखा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हालांकि मैं तो आप तो जानती हैं, मैं तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए मैंने तो वो शेर पढ़ा कि गालिब का कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। सिकंदर सुल्तान राजा साहब से ज़्यादा साफ़ और शफाफ इस मुल्क में अगर शायद कोई है तो वो मोहसिन नकवी साहब होंगे या मरीम नवाज साहिबा होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सख्त मुकाबला होगा सबके दरमियान। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा साफ़ और शफाफ हैं। आइन की शिक ये कहती है कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है, कि उन्होंने कोई साइड नहीं लेनी। आइन की शिक ये कहती है कि इंटरिम गवर्नमेंट्स भी न्यूट्रल रहेंगी। ये कानून की मंशा है। कानून की मंशा है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट को इस तरह का काम करे जिसके अंदर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ली जा रही हो, तो उस बेसिस पे कानून उस इंटरिम गवर्नमेंट को या अदालत उस इंटरिम गवर्नमेंट को अंडू कर सकती है कि आप जानिबदार हैं। हमने अभी देखा इसी पूरे सिलसिले में केपी की गवर्नमेंट एक दफ़ा डिसॉल्व हुई, फिर वापस कॉन्स्टिट्यूट की गई क्योंकि उसके अंदर जानिबदार लोग मौजूद थे। तो कानून की मंशा क्या है ये तो मैंने आपको बता दी, इलेक्शन कमीशन की भी, इंटरिम गवर्नमेंट की भी, और उसी तरह फॉर्म 45 की भी। अब कानून की मंशा में और एक्चुअल के अंदर कितना फ़र्क है, कितनी हकीकत है, डी ज्यूरे और डी फैक्टो जिसको कानून में कहते हैं, इसमें कितनी स्पेस है, ये मुझ जैसा नाकिस शख्स तो नहीं बता सकता। अदील वलायत साहब या हसन रज़ा साहब थोड़े से ज़रा मुझसे ज़्यादा मजबूत हैं, सियासत को बेहतर जानते हैं, ताकत को भी बेहतर जानते हैं, तो मुझे यकीन है कि वो इसको बेहतर समझा सकें।